हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर थर्ड है, यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है। देखते हैं कि आज हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी यूनिट थ्री की बहुत सारी वीडियो बना चुकी है और उसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर बस बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है, बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास नहीं चल रही है। तो क्योंकि आप लोग का यूनिट 3 तक आ चुका है और बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पीछे था, इसलिए उन लोगों को यानी आप लोग के सीरियल को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी गई कि थोड़ा सा कक्षाएँ उन लोगों की भी चलाई दी जाए। लेकिन बार बार आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि थोड़ी सी हम लोग की भी चलाई जाए, तो बीच बीच में आप लोग को भी कक्षाएँ चलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च। ये हमारा यूनिट थर्ड है, ठीक, जिसमें पीछे हमने समस्या के बारे में यानी बहुत सारी चीज़ जाना था। उसकी कौन परिभाषा है, उसका महत्व क्या है, अच्छी समस्या है, प्रॉब्लम कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या गुण होना चाहिए, ये सब भी देखे थे। आज हम देखेंगे कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस के जानेंगे कि अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, और एक अच्छी हाइपोथेसिस का क्या नेचर होता है, और एक अच्छी हाइपोथेसिस क्यों जरूरी होती है। इसके लिए ये देखेंगे। देखिए, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि एज ए रिसर्चर आप अगर किसी रिसर्च के बारे में आप किसी रिसर्च के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो ये क्या आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं। बस एक सिंपल सा है। इसका अर्थ ये है कि आप एक अनुमान जो वास्तविक अध्ययन के लिए अनुसंधान के पूर्व किया जाता है, यानी एक अनुमान, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक अजम्पशन बना रहे हैं कि क्या ये काम इस प्रकार से हो सकता है, क्या मैं ये पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था कि क्या मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ। तो बस वो क्या आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। यानी एक सिंपल है, ये एक सिंपल परिभाषा है, बस आपको लिखनी है और आपको बस याद कर लेनी है। इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। बस समझिए कि क्या है कि परिकल्पना एक अनुमान है जो वास्तविक अध्ययन के लिए अनुसंधान के पूर्व किया जाता है। यानी रिसर्चर जो होते हैं रिसर्च करने से पूर्व वास्तविक अध्ययन के लिए, ठीक है, एक परिकल्पना तैयार करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान है, हमारे विद्यालय में क्यों दिया गया आपको बताया गया था। अब मान लीजिए, अच्छा एक स्कूल बेस्ड भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज ए टीचर आपको समस्या दे दी गई अनुशासनहीनता का, यानी अनुशासनहीनता, एक जो छात्र है, एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा हाइपोथेसिस करेंगे कि ये छात्र क्यों इतना इनडिसिप्लिन है। तब क्या परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे कि ये थोड़ा सा विशिष्ट बालक है, ये उस प्रकार से इसको वर्क नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहा है, अलग से एक्टिविटी कर रहा है जो कि क्लास में बाधा हो रहा है और वो अनुशासनहीनता का रूप ले रहा है। तो ये क्या है, परिकल्पना है। ठीक, बस यही है परिकल्पना। देखिए, यहाँ पर कुछ विद्वान जिन्होंने इसको परिभाषित किया है कि परिकल्पना क्या है, और कुछ आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन जो विद्वान ने जो कोट्स बोले हैं, जो परिभाषाएं बोली हैं, अगर आप उसको अपने एग्जाम पेपर में लिख रहे हैं कॉपी में, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, और तो इन सबको आपको याद करना जरूरी है। ठीक, पहले हैं यहाँ पर मैकगुगन के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। इसीलिए देखिए क्या होता है ना कि जो कोट्स होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है। और ऊपर से ये एक्शन रिसर्च जो है, इसकी टर्मिनोलॉजी हिंदी की इतनी कठिन है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बाइलिंगुअल लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बस समझते हुए जाइएगा कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन है। यानी वी may define a hypothesis as a testable statement of potential relationship between two or more variable। कहने क्या मतलब है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है और पोटेंशियल रिलेशनशिप टू वेरिएबल, यानी दो कोई भी अचर है, दो वेरिएबल है, उनके बीच में एक पोटेंशियल रिलेशनशिप यानी एक संभावित
संबंध निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है। इसमें मैंने बताया कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप कोई इंसिडेंस ऐसे देखा, कोई भी इंसिडेंस आपने देखा, तो आप सोचेंगे कि इसका इसके साथ क्या संबंध हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, परिकल्पना करने लगे, आप हाइपोथेसिस करने लगे। बस वही है कि इन दोनों लोग के बीच में क्या संबंध हो सकता है। आप ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी घटना में, किसी भी क्षण हो सकता है, आप सोचते रहते हैं। तो वही है कि परिकल्पना क्या है, यहाँ दो लोग हैं, दो लोग हो गए या तीन लोग हो गए, इन तीन लोग के बीच में क्या संबंध हो सकता है। मान लीजिए कि कहीं से गुजर रहे हैं और झगड़ा देख रहे हैं, तीन लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो उससे झगड़ा कर रहा है। तो अब हाइपोथेसिस करेंगे क्या झगड़ा हो सकता है। कुछ बातें सुने उनकी, कुछ बातें सुने, तो उन बातों से आप ये तर्क लगाएंगे, ये कोशिश करेंगे, इन दोनों को एक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो सकता है। क्या ये दोनों पति पत्नी है, या ये वो है पति पत्नी, तीसरा कोई है, या फिर कोई दूसरा मामला है, घर का मामला है, बाहर का मामला है, यानी बहुत सी। अब क्या है, परिकल्पना करने लगे। बस यही है परिकल्पना। ठीक, अगला हमारा क्या है, टाउनसेंड ने क्या कहा था कि समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में परिकल्पना को परिभाषित किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अ हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज अ सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या करेंगे आप, एक सजेस्टेड आंसर देते हैं। कोई भी लोग होते हैं, कोई भी है कि लेकर आया, कोई अपनी परेशानी लेकर आया आपके पास, बोलेगा कि यार एक प्रॉब्लम आ गई है, एक समस्या आ गई है। तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, परिकल्पना करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे। तो एक सजेस्टेड आंसर यानी एक प्रस्तावित हल कि देखो बाबू, ये मतलब जो भी, देखिए भैया ये हो सकता है, ठीक है, ये आपका एक उत्तर हो सकता है, ये समस्या मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है, अब तुम देख लो कि तुम्हारे लिए ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। बस वही क्या है, हाइपोथेसिस है। ये यहाँ पर दिया गया है कि समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में परिकल्पना को परिभाषित किया जा सकता है। अ हाइपोथेसिस इज डिफाइंड एज द सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम। ओके, अगला देखते हैं रेबर के अनुसार। देखिए, तीन लोगों को भी आप लिख देंगे, दो लोगों को भी लिख देंगे, बढ़िया होगा कॉपी में। ठीक है, रेबर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेबर, परिकल्पना वह कथन, प्रस्ताव या अवधारणा है जो कुछ तत्वों की अंतिम व्याख्या का काम करता है। इसका क्या कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि हाइपोथेसिस इज एनी स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन और अजम्पशन दैट सर्व्स एज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट। देखिए, परिकल्पना वह कथन, प्रस्ताव या अवधारणा है। अब उसको स्टेटमेंट के तहत, प्रस्ताव, अवधारणा, अजम्पशन के तहत रख सकते हैं, जो कुछ तत्वों की अंतिम व्याख्या का काम करता है। यानी जो तथ्य हैं, जो बिखरे हुए कुछ फैक्ट हैं, उनको अब क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बिखरे हुए फैक्ट हैं, अब क्या कर रहे हैं, एक उनको अवधारणा के रूप में, एक प्रस्ताव, एक कथन के रूप में ला दे रहे हैं कि अच्छा ये दोनों पति पत्नी है, ये कोई तीसरा है जो बीच में आ गया। क्या है, कथन दे दिए आप, एक प्रस्ताव, एक अवधारणा प्रस्तुत कर दिए। क्या एक अंतिम अवधारणा, जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन आप अपना हाइपोथेसिस पेश कर दिए। ठीक, यही है हमारा हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हमें करना है। अब हम देखते हैं कि अच्छी परिकल्पना का स्वरूप या विशेषता क्या है, यानी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी परिकल्पना की क्या क्या विशेषता है। उससे पहले कुछ बातें कि किसी ने कमेंट किया था, बोला था कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं। देखिए, लाइव क्लास ले लिया जाए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आपका जो सिलेबस है, क्योंकि लिख कर बताना पड़ता है, तो एक दो कट में बनता है, पूरा बोर्ड लिखना पड़ता है। देखिए, ऐसे पूरा बोर्ड लिखना पड़ता है। या तो फिर लाइव क्लास में बताएंगे तो वही ओरली बताएंगे, तो वो भी आप कमेंट करेंगे नहीं सर लिख के बताइए, ताकि क्योंकि हम लोग नोट्स बनाते रहते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, और पिछला जो लाइव क्लास नीतीश सर लिए थे, तो किसी ने कमेंट कर दिया था कि ऐसे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाए हैं। तो अगर लाइव क्लास में पढ़ाएं तो सिर्फ एक बार भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि सीधे स्वाइप करेंगे और अगली स्लाइड आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है,
तो ऐसे ही आप देखते रहिएगा कि क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कि अच्छी परिकल्पना का क्या विशेषता है। देखिए, परिकल्पना अनुमानित कथनों पर आधारित होना चाहिए, यानी परिकल्पना का जो स्टेटमेंट है वो अनुमानित कथनों पर आधारित होना चाहिए। इसका क्या करने का मतलब है, ये हम अगली लाइन से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, परिकल्पना का कथन सकारात्मक होना चाहिए। देखिए, इसको इधर कर देंगे तो अच्छा होना चाहिए कि परिकल्पना का कथन सकारात्मक होना चाहिए, यानी परिकल्पना जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस आप बता रहे हैं किसी को, या हाइपोथेसिस जो लिख रहे हैं, उसका जो स्टेटमेंट हो वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। निगेटिव स्टेटमेंट नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। यही एक अच्छी हाइपोथेसिस की निशानी है और ये विशेषता है। ठीक, अगला क्या है कि परिकल्पना को समस्या से संबंधित होना चाहिए। देखिए, जो परिकल्पना आप जो भी हाइपोथेसिस आप पेश कर रहे हैं, आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं, वो क्या है, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उससे संबंधित हो। नहीं कि आप के कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में, आपके क्लास में एक परिकल्पना या फिर बनानी है, आपको प्रॉब्लम हुआ कि ये बच्चा फेल क्यों हो रहा है। कोई बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, वो फेल हो रहा है बार बार, तो आपने क्या हाइपोथेसिस बना दिया कि इंडिया मैच हार गई इसलिए ये बच्चा फेल हो रहा है। तो ये कोई मतलब हुआ, ये कोई परिकल्पना है, ये कोई हाइपोथेसिस तो हुई नहीं। यानी जो समस्या है वो संबंधित होना चाहिए, जो आपकी हाइपोथेसिस है वो समस्या से संबंधित होनी चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस ये होनी चाहिए कि बच्चा, क्या पता उसके घर पर अच्छा माहौल ना मिलता हो, क्या पता इसका तबीयत सही नहीं हो रहा, इसका स्वास्थ्य सही ना हुई हो, या फिर कोई और दूसरा रीजन हो सकता है। तो ये जो है वो देखिए समस्या से जो आपका हाइपोथेसिस है ये कनेक्ट कर रहा है। नहीं कि इंडिया हार गई इसलिए बच्चा भी हार रहा है मतलब फेल हो रहा है। ये कोई हाइपोथेसिस नहीं हुई, ये अच्छी हाइपोथेसिस की निशानी भी नहीं है। अगला क्या है कि परिकल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत के अधीन होना चाहिए। स्वीकृत अस्वीकृत क्या है, यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं वह या तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, या एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, दोनों में से एक होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। तीसरा का मतलब हमें नहीं पता या फिर मुझे नहीं लगता, ऐसे नहीं, हाँ या ना, सीधे या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक अच्छी हाइपोथेसिस की निशानी है। ठीक है, अगला क्या है कि परिकल्पना किसी भी अध्ययन विधि के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, ये सबसे बेस्ट है और सबसे सही है कि आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो किसी न किसी स्टडी मेथड के अनुकूल होना चाहिए। उसका एक प्रोसेस, एक मेथड के अनुरूप होना चाहिए। मैंने जस्ट पीछे बताया था वो आपको समझने के लिए बताया था कि परिकल्पना होता क्या है, एक नॉर्मल वे में, एक सामान्य आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन जब आप सिस्टमेटिक वे से रिसर्च करेंगे तो आपको किसी एक मेथड के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ये एक अच्छी परिकल्पना की निशानी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि परिकल्पना के प्रकार यानी टाइप ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। देखिए, आपके बुक में दिया गया है, इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ दिया गया है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि विशेषता क्या है और इनके प्रकार क्या है, तो आप सिर्फ प्रकार के बारे में जान लीजिए, किनके आधार पर कितने प्रकार है ये भी जान लीजिए। और इन सब के बारे में जानना है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल पर चल जाता है। हाई लेवल का मतलब आप जब नेट की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये एक्सेल रिसर्च एक सब्जेक्ट उसमें है, एक्सेल रिसर्च उसमें सब्जेक्ट है रीजनिंग में। ठीक है, रिसर्च में एक अलग से रिसर्च एप्टीट्यूड एक सेगमेंट है नेट में, वहाँ पर ये सब पूरा अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप नेट आगे जाकर करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ बताने का मतलब ज़्यादा वीडियो भी लंबा होगा, टाइम वेस्ट होगा, और उसका मुझे लगता है कि बीएड में कोई ज़्यादा अच्छा उपयोग है। ठीक है, तो बस आप इतना जान लीजिए कि किन के हिसाब से कितने प्रकार से बांटा गया है परिकल्पना को, यानी हाइपोथेसिस के टाइप्स कितने प्रकार हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि चरों की संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से दो प्रकार के बांटा गया है। क्या, सामान्य परिकल्पना सिंपल हाइपोथेसिस और जटिल परिकल्पना यानी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ये है। और फिर चरों के विशेष संबंध के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल, यानी चरों के विशेष संबंध के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन है, एक है सार्वत्रिक परिकल्पना, एक है अस्तित्व यानी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। देखिए इन सब का जो हिंदी है कितना कठिन है, थोड़ा सा इंग्लिश आपको समझ में आएगा। तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, और ये है आइडेंटिलिज्म हाइपोथेसिस। ठीक है,
ये 3 कि यहाँ यानी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इनके आधार पर हाइपोथेसिस 3 प्रकार के बांटे गए हैं। क्या है? अनुसंधान परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस, और छठवां है यानी तीसरा है उसका शून्य हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस। इसको हम 0, 1 और इसको हम H1, H0 और H1 से इंडिकेट करते हैं। जब आप आगे जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि नेट में H0 या फिर रिसर्च करेंगे तो H0 और H1 का मतलब समझ में आएगा, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लास्ट वाला है सांख्यिकी परिकल्पना यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ठीक। तो ये रही हमारी आज की क्लास, आपके सेकेंड सेमेस्टर की एक क्लास। आप भी यूनिट 3 में हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस टाइम पर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इस समय B.Ed 4 सेमेस्टर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा सेगमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।